Hey guys, good morning everyone. How are you all? Today we'll discuss about some important questions from CBSE class 10th science chapter number 1 chemical reaction and equation. जैसे कि हम सबको पता है कि इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है और इस बार जो टर्म फर्स्ट एग्जाम होने वाला है वो टोटल होने वाला है एमसीक्यू बेस्ड और उसमें भी आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें आपका असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में हम वन बाय वन हर टाइप के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे पास। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हे दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 we have already covered and in this lecture we'll covered question number 11 to 25। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है वो किस प्रकार का होता है। तो सबको पता है। तो उसमें आपके दो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट को हम बोलते हैं असर्शन और उसको हम डिनोट करते हैं ए से, और जो स्टेटमेंट सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं रीजन और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं जो सभी क्वेश्चंस के लिए सेम होते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट माना जाता है। सेकेंड, यदि असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन का रीजन से कोई संबंध नहीं है, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, देन आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थर्ड, यदि आपका मान लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट यानी असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तब आपका ऑप्शन सी। और यदि आपका असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, देन ऑप्शन डी करेक्ट माना जाता है। तो इस तरह से आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड दैट द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन इज और नॉट। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में और उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां पर भी क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट फर्स्ट यानी असर्शन इज सेइंग दैट ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट मींस होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है PbO यानी लेड ऑक्साइड और साथ में आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट, रीजन इज सेइंग दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एज द बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यानी लेड नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और जो आपकी ब्राउन फ्यूम के रूप में शो होती है, दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि आपका स्टेटमेंट सेकेंड यानी रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। अब सेकंड चीज आता है कि भैया इन दोनों का आपस में रिलेशन है क्या। तो बिल्कुल सही है कि जो असर्शन है उसका जो रीजन है वो सेकंड स्टेटमेंट में क्लियर है। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज सेइंग दैट assertion A and reason R both are true and R is the correct explanation of assertion A. That's why your final answer will be option A. चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में असर्शन इज सेइंग दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड यानी आपके पास जो AgCl है, जब उसको हम सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या होता है Ag और Cl2 में डिकम्पोज होता है। ठीक है। अब कहता है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इनटू सनलाइट। तो चूंकि यहां पर सिल्वर मेटल जनरेट हो रहा है जिसका जो कलर होता है वो कैसे होता है ग्रे। That's why your first statement assertion is true. सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 2, रीजन कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आपका सिल्वर मेटल भी बन रहा है और क्लोरीन गैस भी बन रही है। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
That's why your final answer will be option A. यानी assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion A. That's why your final answer will be option A. क्लियर है? चलिए, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is saying that pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air। यानी सल्फर को जो हम एयर में बर्न्स करते हैं तो बनता है SO2 गैस, जिसकी जो स्मेल होती है वो कैसे होती है? पिजन टाइप की होती है। तो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए यानी असर्शन इज ट्रू। Second reason is saying that sulfur trioxide is formed on reaction of sulfur with oxygen। कहता है कि सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है, जो कि आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पर आपका जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन सी इज सेइंग दैट ए मींस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन कॉपर सर्व एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जब हम कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब यहां कहता है कॉपर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो बिल्कुल सही है। जब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स व्हाई योर असर्शन इज ट्रू। अब रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन में क्या है? द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि जब कोई भी मेटल है जब वो ऑक्सीजन गेन करता है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर रीजन और असर्शन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए साधारण तौर पे अगर हमारे पास समय बहुत कम है तो फटाफट हमें कैसे चेक करना है? सोडियम 2 एटम्स, सल्फर 1 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, बेरियम 1 एटम, बेरियम 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम, तो क्लोरीन 2 एटम। जनरली हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आइडेंटिफाई करने की मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक से अगर आप करोगे तो आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है। उस टेबल में आपको 3 कॉलम रखने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है एलिमेंट, सेकंड में आपका रिएक्टेंट साइड और थर्ड में प्रोडक्ट साइड। चलिए फिर से बना देता हूं। ऐसे यहां पर एलिमेंट लिखेंगे, यहां पर रिएक्टेंट लिखेंगे, यहां पर प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम पहला एलिमेंट है, हम यहां पर लिखेंगे सोडियम। कितने हैं? 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। फिर हमारे पास सल्फर 1 इधर है, 1 इधर है। ऑक्सीजन 4 इधर है, 4 इधर है। देन बेरियम 1 इधर है, 1 इधर है। क्लोरीन 2 इधर है, 2 इधर है। अगर सारी चीजें इक्वल आ रही हैं इसका मतलब क्या है? आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो ये भी एक तरीका आपके लिए हो सकता है। तो यहां पर अगर केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है यानी असर्शन इज ट्रू। अब रीजन की बात कर लेते हैं। तो इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स may not equal on the both side of the equation। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेइंग दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, बट यहां पर बोलता है मे नॉट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रीजन है वो आपका क्या है? इनकरेक्ट है। जब रीजन इनकरेक्ट है तो आपको पता है कि जब फर्स्ट करेक्ट होता है सेकंड इनकरेक्ट होता है तो विल चूज ऑप्शन सी यानी ए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग Fe2O3 plus 2Al Al2O3 plus 2Fe, the above chemical equation is an example of displacement reaction।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बिल्कुल सही है कि आपको पता है कि एल्युमिनियम जो होता है वो आयरन से हाई रिएक्टिव होता है और हाई रिएक्टिव होने की वजह से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां पर आपका जो असर्शन है वो ट्रू होगा। रीजन की बात करें तो एल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव, एल्युमिनियम जो होता है मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ये भी आपका करेक्ट है। और यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन सेकंड स्टेटमेंट यानी रीजन में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी ए एंड आर both are correct and R is the correct explanation of assertion A. That's why your final answer will be option A. चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन कहता है इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन CuO प्लस Zn ZnO प्लस Cu। तो ये रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप कह सकते तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखा हुआ जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि जिंक यहाँ पर अकेला है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में पहुंचता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड है। तो जहां पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में यहां पर कॉपर है, लेकिन जब कॉपर रिएक्टेंट साइड पहुंचता, प्रोडक्ट साइड पहुंचता है तो ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलता है, रिडक्शन। ठीक है, तो इसलिए आपका जो असर्शन है वो क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम बात करते हैं रीजन की। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, whereas the process in which oxygen is removed from a substance is called reduction। तो यहां पर आपका assertion A का रीजन दिया हुआ है और स्टेटमेंट करेक्ट है। That's why your final answer will be option A, यानी assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion A। That's why your final answer will be option A। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग दैट क्विक लाइम रिएक्ट, क्विक लाइम मींस होता है कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बिल्कुल सही है, यहां पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और साथ में हीट रिलीज होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू है। रीजन देख लेते हैं, द अबव केमिकल इक्वेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है वो पूरी तरह से करेक्ट है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो हीट जनरेट होती है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि द अबव केमिकल इक्वेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट जनरेट होती है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट हैं और फर्स्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजन आर में दिया हुआ है। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए थोड़ा सा कुछ चेंज करें, नहीं रेडी, ठीक है। चलिए चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, AgCl। जब AgCl को हम सनलाइट में रखते हैं तो ये आपका Ag प्लस Cl2 में डिकम्पोज होता है। तो यहां पर सनलाइट के रूप में एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो जहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट फर्स्ट असर्शन इज ट्रू। अब हम बात करते हैं रीजन की। तो एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सही नहीं है, यानी आपका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। तो जब स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो, सेकंड इनकरेक्ट हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दैट वाज योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। चेक कर लेते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मींस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है
तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 और ये आपका व्हाइट होता है। दैट्स वाई आपका जो सोल्यूशन होता है वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो असर्शन है वो ट्रू है, करेक्ट है। अब रीजन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूस इन द वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर में सोल्यूस हो जाता है, सोख लेता है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट माना जाता है, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनिंग व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन आफ्टर 2 or 3 days। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या कहता है कि भैया जब व्हाइट वॉश करते हैं तो हम वहां पर यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर की। जब ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है, तो ये आपका बनाती है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पर जिसकी वजह से उसका व्हाइट कलर आता है, तो आपका जो असर्शन है वो पूरी तरह से करेक्ट है। रीजन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनिंग व्हाइट फिनिश। तो बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका सही है। एंड अगर हम बात करें रिलेशन की, तो असर्शन का सही रीजन कहां है? रीजन में। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड A is the correct explanation of ours. That's why your final answer will be option A. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 is saying that burning of candle is a physical change. Burning of candle is a physical change. तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर हम मेल्टिंग ऑफ कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल होती तो ये आपका फिजिकल होता, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। दैट्स व्हाई योर असर्शन इज इनकरेक्ट। देखते हैं रीजन की तरफ जाते हैं। द फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ये आपका रीजन क्या है? करेक्ट है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो, रीजन करेक्ट हो, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट माना जाता है, यानी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 23 इज सेइंग दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। यानी जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं वहां पर नाइट्रोजन गैस जो होती है वो डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस क्योंकि ये आपकी नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, और नॉन रिएक्टिव गैसेस होने की वजह से उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से मान लेते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है और ज्यादा लंबे तक सुरक्षित रहता है। तो दैट्स व्हाई योर असर्शन इज करेक्ट। रीजन इज सेइंग दैट नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट द ऑयल एंड फैट्स फ्रॉम द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये भी आपका करेक्ट है। नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है, उसका सही आंसर कहां है? रीजन में। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग दैट इन द रिएक्शन MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, HCl is getting oxidized while MnO2 is getting reduced। तो देख लेते हैं HCl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो HCl ऑक्सीडाइज्ड कैसे हो रहा है कि यहां पर HCl के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे यहां पर पहुंचता है तो हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सेकंड कहता है कि MnO2 is getting reduced। MnO2 मैग्नीज के साथ यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन रिमूव है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है यानी असर्शन ए, या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। जब कहीं पर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन।
Whereas the process in which oxygen is removed from the substance is called reduction. लेकिन जब कहीं पर ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं, जो कि यहां पर लिखा हुआ है. दैट्स वाई योर रीजन इज आल्सो करेक्ट. एंड यहां पर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन में है. दैट्स वाई योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए. चलिए, तो अब आते हैं सबसे लास्ट अंतिम क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25 का. एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग दैट assertion A, zinc and lead are more reactive element than copper. Zinc और lead are more reactive element than copper. Zinc जो है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज. कहां जाना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज. अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं समझा देता हूं, पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है सीधे कमेंट सेक्शन में जाकर. विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. तो जिंक और लेड मोर रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स किससे, कॉपर से. यानी जो जिंक और लेड होते हैं वो कॉपर से अपर साइड में होते हैं. रीजन कहता है जिंक एंड लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन. यानी जिंक और लेड ये दोनों क्या करते हैं, कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, उसके हिसाब से आपके ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो आपको बताना सीधे कमेंट सेक्शन में जाकर. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच. अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए. और अगर कोई भी समस्या आती है तो यू कैन डायरेक्टली मेल अस. और अगर आपको कुछ भी एजुकेशनल मटेरियल चाहिए तो आप सीधे जा सकते हैं हमारी वेबसाइट में scientificknowledge.in. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं एक नए टाइप का क्वेश्चंस की, जिसे हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद. मिलते हैं अगेन.